नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के अंदर जो अंतर्विरोध चल रहा है, अंतर्कलह चल रहा है, उसकी चीज़ें धीरे-धीरे अब साफ लगभग हो चुकी है। अमित शाह ने साल भर पहले जब घोषणा किया था कि वे 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त कर देंगे, तो इसके पीछे का आधार क्या था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अमित शाह यूँ ही टाल ठोक कर नहीं कह रहे थे कि हम माओवाद को समाप्त कर देंगे। इसके पीछे क्या अभय का हाथ था? आज जिस तरह से चीज़ें दिख रही है, अगर इसको और गौर से देखें, नज़दीक से देखें हम अगर, तो एक चीज़ समझ में आएगा आपको कि दंडकारण्य में जो पूरे भारत के सबसे मजबूत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, वहाँ पर विगत 1 साल या डेढ़ साल के अंदर लगभग 500 से अधिक माओवादी नेता, कार्यकर्ता की हत्याएँ हुई है। और इसमें कहा जाता रहा है कि गद्दारों ने सूचना दी या जो मुखबिर बन गए उसने सूचना दी। माओवादियों ने निरंतर प्रतिरोध करते हुए लगभग 160 से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या की। आंकड़े सरकार छिपा रही है, इस बात को भी जग जाहिर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आज तक कितने नुकसान हुए हैं, मोदी सरकार बता नहीं रही है। तो जाहिर बात है, इसको क्यों बताएगी वो? सवाल है कि किस तरीके से देश के अंदर माओवादी संगठन को खत्म करने की जो कवायद शुरू की गई है, वह क्या उसमें अभय की भूमिका थी? क्या अभय के रूप में जो प्रवक्ता के तौर पर बयान जारी करते रहे थे सोनू उर्फ वेणुगोपाल, क्या उनकी भूमिका थी? क्या सोनू ने ही गद्दारी करके अमित शाह के साथ हाथ मिला लिया था और उनके ही निशानदेही पर, उनके ही इशारे पर माओवादियों के बड़े-बड़े कैडर्स, सीसीएम, महासचिव बासवराज या जितने भी राज कमेटी के लोग मारे गए, उनका नरसंहार हुआ, एक-एक साथ 35-35 आदमी मारे गए। क्या इसके पीछे अभय की भूमिका थी? यह एक ऐसा सवाल है जो भारत के जनमानस के बीच में तैर रहा है और लोग कयास लगाने लगे हैं कि अभय ही वह गद्दार थे जो कि अमित शाह के साथ मिलकर पूरी पार्टी को खत्म करने के लिए प्लान तैयार किया था और उनके ही बूते अमित शाह ने घोषणा किया था कि 31 मार्च 26 तक सीपीआई माओवादी को भारत से खत्म कर देंगे। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। ये जो महासचिव की शहादत के बाद या उनकी मृत्यु के बाद जिस तरीके से पार्टी ने पलटवार करते हुए एसपी को मारा या मुखबिरों का सफाया किया, उससे एक चीज साफ हो गया कि सरकार कहीं न कहीं पीछे हट गई। लेकिन उसके बाद जो चीजें चलती रही है उसमें देखा गया कि कुछ दिन के बाद ही अभय के नाम से सोनू उर्फ वेणुगोपाल ने एक प्रेस बयान जारी किए करते हैं वो, और वो प्रेस बयान जारी करके ये बताते हैं कि हम हथियार से बंद संघर्ष को छोड़ रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। और ऐसे में जब वो इस बात को बोलते हैं तो एक पूरे देश की जनता सन्न रह जाती है,
न केवल वेणुगोपाल के इस फैसले से, इस निर्णय से देश की जनता बल्कि पार्टी और यहाँ तक कि सरकार भी सन्न रह जाती है। क्या वेणुगोपाल का ये बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान था? 15 अगस्त को लिखा गया यह बयान बहुत बाद में, लगभग 1 महीने के बाद पब्लिश होता है। कारण गिनाए गए कि हमारे पास वो स्थिति नहीं है जिससे हम एक दूसरे से मिल सकें, बातचीत कर सकें। लेकिन उसके बाद से ही जो है चीज़ें इस रूप में सामने आई है कि उसी पत्र में नीचे लिखा हुआ है कि नोट में कि हम कतिपय कारण से, तकनीकी कारण से लेट से प्रकाशित किए हैं। जो भी रहा हो, अभय के 2 पत्र के बाद जो उन्होंने जनता के नाम संदेश में जारी किया था, जिसके बारे में मैंने आज के कल वीडियो में बताया था, जो आज पब्लिश हुआ था, और उसके पहले के एक प्रेस बयान में साफ हुआ था कि अभय क्रांतिकारी आंदोलन छोड़ रहे हैं। इसके जवाब में तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से एक पर्चा जारी किया गया था और सोनू को यह व्यक्तिगत निर्णय बताया गया। सोनू का यह निर्णय जो था हथियारबंद आंदोलन छोड़ने का, यह व्यक्तिगत बताया गया। कई लोगों ने सवाल उठाया था कि जब सोनू पोलिट ब्यूरो मेंबर हैं तो उनके बयान का खंडन भी स्टेट कमेटी को करने का अधिकार नहीं है, यह अनुशासनहीनता है। लेकिन अब केंद्रीय कमेटी की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ 3 पन्ने का, 20 सितंबर के डेट लिखा हुआ है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन लोगों ने यह पत्र जारी किया, विकल्प, उनकी भी हत्या हो गई परसों। 20 को जारी करते हैं और 22 को नहीं, कल उनकी हत्या हो जाती है। 2 सीसीएम का एक साथ हत्या होना एक सामान्य घटना नहीं है, एक असामान्य घटना है। और ऐसे में एक सवाल निश्चित रूप से उठ खड़ा होता है कि क्या ये जो 2 सीसीएम की हत्या हुई है, उस हत्या में अभय का हाथ है, अभय की गद्दारी है? क्योंकि पत्र का मजमून कुछ ऐसा ही कहता है। जिस प्रवक्ता ने एक दिन पहले पत्र जारी किया था, उनके अगले दिन ये हत्या हो जाती है, तो सवाल तो कहीं न कहीं उठ खड़ा ही होगा। महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम उस पत्र को देखें और उस पत्र में विकल्प ने क्या कहा था और क्या वो करने वाले थे। आइए सीधा हम उस पत्र की ओर चलते हैं। सीपीआई माओवादी केंद्रीय कमेटी की ओर से जारी पत्र जो 20 सितंबर 2025 को जारी किया गया था, ये पत्र कहता है ऊपर हेडिंग में, जो आप देख पा रहे हैं, दुश्मन को हथियार सौंपकर मुख्य धारा में शामिल होकर उत्पीड़ित जनता को विश्वासघात करना हमारी नीति नहीं है। बदले हुए सामाजिक परिस्थिति के मुताबिक पीछे हट की क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वर्ग संघर्ष जनयुद्ध को चलाना ही हमारा कर्तव्य है। ये हेडिंग में लिखा गया है। आगे लिखा हुआ है, सितंबर 17 से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सोनू द्वारा अभय के नाम से जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति, उसका वीडियो फाइल, क्रांतिकारी जनता के लिए विज्ञप्ति व्यापक रूप से प्रचार हो रही है। बदले हुए विश्व एवं देश की परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हम हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिए हैं। ऐसा उन्होंने इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐलान किया है। यह हमारी पार्टी महासचिव कॉमरेड बासव राजू द्वारा शांति वार्ता के लिए किए गए कोशिश का भाग करके उन्होंने कहा। कॉमरेड सोनू द्वारा दिए गए यह प्रेस विज्ञप्ति उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उनका इस प्रेस विज्ञप्ति में हमारा केंद्रीय कमेटी, पोलिट ब्यूरो, दंडकारण स्पेशल जनरल कमेटी पूर्ण रूप से तिरस्कार कर रही है, तीव्र निंदा करती है।
बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय और देशीय परिस्थितियां हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने का संकेत नहीं दे रही है। इसके विपरीत हथियारबंद संघर्ष को चलाने की जरूरत को दर्शा रही है, सिद्ध कर रही है। पिछड़ी देशों की उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं पर, जनता पर साम्राज्यवाद की लूट और उत्पीड़न दिन ब दिन और तेज हो रही है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों में पूंजीपति वर्ग ने वहां की मजदूर वर्ग पर, मध्यम वर्ग पर सरकारी खर्च को कम करने के नाम पर लूट और उत्पीड़न को बढ़ा रही है। वहां की लुटेरे वर्ग ने नस्लवाद को, फांसीवाद को लागू कर रही है। यह सब दिन ब दिन तेज हो रही है। साम्राज्यवाद की आर्थिक और राजनीतिक संकट का नतीजा है। अपना देश में साम्राज्यवादियों की दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों की विदेशी स्वदेशी बड़े कारपोरेट कंपनियां कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के साथ समाज का हर क्षेत्र में लूट और उत्पीड़न को बढ़ा रही है। इससे शहरी, मैदानी, जंगली इलाकों में व्यापक जनता, उत्पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित सामाजिक समुदाय, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की जनता, साम्राज्यवादी दलाल नौकरशाही पूंजीपति सामाजिक वर्ग के गठजोड़ के विरोध में वर्ग संघर्ष को और भी व्यापक तेज करने की जरूरत को दर्शा रही है। ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी हमलों का प्रतिरोध करने की जरूरत को सामने ला रही है। दुनिया भर में अपने देश में आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं बढ़ रही है। दुनिया में अपना देश में भी जनता की दैनंदिन समस्या भी, बुनियादी समस्या भी हल नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में खुला, गुप्त, कानूनी, गैरकानूनी संघर्ष और संगठन पद्धतियों को समन्वय करते हुए हथियारबंद संघर्ष चलाने की जरूरत है। हमारी पार्टी महासचिव शहीद कॉमरेड बसवराजू शांति वार्ता के लिए ये कोशिश के अनुसार हथियार छोड़ने का निर्णय लेने का कॉमरेड सोनू की बात सच्चाई को तोड़ मरोड़ करने वाली है। शहीद कॉमरेड बसवराजू की मई 7 की प्रेस विज्ञप्ति में हथियार छोड़ने के विषय पर हमारी पार्टी के कोर ग्रुप में चर्चा करने का उल्लेख किया था, लेकिन इस वक्तव्य की गलती को समझकर और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा कगार युद्ध को रोके बिना चलाने के विषय को ध्यान में रखकर हथियार छोड़ने की बात को वापस लेकर कगार युद्ध को प्रतिरोध करने के लिए तमाम पार्टी को, पीएलजीए को, तमाम क्रांतिकारी खेमे को उन्होंने आह्वान किया। उन्हीं का बसवराज का मार्गदर्शन में आज देश भर में पार्टी, पीएलजीए और क्रांतिकारी खेमा कगार युद्ध को शक्ति अनुसार कानूनी, गैरकानूनी तरीका से प्रतिरोध कर रही है। इस सच्चाई को जानबूझकर कॉमरेड सोनू तोड़ मरोड़ कर बता रहा है। यह बात कपट है, निंदनीय है। इसके बाद दूसरे पत्र में इसमें आगे लिखते हैं, ये हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के विषय पर पार्टी सदस्यों का अलग अलग स्तर पर पार्टी कमेटियों का, जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं का, नेतागण का मत राय लेना, क्रांति का हितैषियों का, जनवादी प्रगतिशील वामपंथी शक्तियों का, संस्थाओं का मत राय लेना हमारी पार्टी को तोड़ने का दुष्ट योजना है। इस दुष्ट योजना को छोड़ने के लिए कॉमरेड सोनू से हम मांग या अपील कर रहे हैं। इस दुष्ट योजना का विरोध करने के लिए देश भर के जन संगठन को, पार्टी सदस्यों को, अलग अलग स्तर पर पार्टी कमेटियों को, जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेतागण को, क्रांति के हितैषियों को, जनवादी प्रगतिशील वामपंथी शक्तियों, संस्थाओं को हम आह्वान कर रहे हैं। भारत की क्रांतिकारी आंदोलन हार जाने की बात को कहते हुए पार्टी द्वारा अपनाए गए वामपंथी संघीयतावादी गलतियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होने की बात कॉमरेड सोनू ने क्रांतिकारी जनता को अपील नाम से लिखा गया प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है। इस पर मैंने 6 पन्ने का वो पत्र था जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। यह पत्र मैंने अपने पिछले वीडियो में
पढ़ करके आपको सुनाया था। अगर पार्टी वामपंथी संहितावादी, वामपंथी दुस्साहसवादी गलतियां करने से पार्टी में रहकर उसे सुधारने की कोशिश करना पॉलिट ब्यूरो सदस्य होने की वजह से उनकी जिम्मेदारी बनता है, लेकिन वह इस क्रांतिकारी पद्धति को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। अब से भारत देश की बदली हुई परिस्थितियों से स्थल काल से मेल न खाने वाली दीर्घकालीन जनयुद्ध, हथियारबंद संघर्ष, चीन का रास्ता, रूस का रास्ता का कठपुतलावादी व्यवहार को छोड़कर भारत देश की स्थल काल से मेल खाने वाली रास्ता अपनाकर भारत देश की क्रांति सफल बनाने की कोशिश करना ही पार्टी के सामने बचा हुआ एकमात्र कर्तव्य। ऐसा क्रांतिकारी जनता को अपील नाम के विज्ञप्ति में कॉमरेड सोनू ने लिखी। अगर पार्टी द्वारा अपनाने वाले रास्ता कठपुतलावाद है तो कॉमरेड सोनू वैकल्पिक रास्ता को तैयार कर पार्टी में अंदरूनी बहस, टू लाइन स्ट्रगल चला सकता है, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। एक तरफ हथियारबंद संघर्ष को नकारते हुए दूसरी तरफ हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्यागने की बात कहने का मतलब पार्टी कतारों को, जनता को धोखा देना होता है। इस बात को भी अभय ने कहा था कि हम संघर्ष नहीं करेंगे, अब आप लोग जैसे जीना है, जैसे रहना है वैसे रहें। 6 पन्ने के पत्र में अभय ने इस बात को रेखांकित किया था। इसी को ये बता रहे हैं कि जनता को धोखा दे रहे हैं। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के अनुसार क्रांति का केंद्र कर्तव्य राज सत्ता को हथियाना होता है, इसलिए हथियारों को लेकर हथियारबंद संघर्ष करते हैं। दीर्घकालीन जनयुद्ध में भी, सशस्त्र बगावत में भी हथियार के बल पर लुटेरे वर्ग को सत्ता से हटाकर उत्पीड़ित जनता सत्ता को छीन लेती है। अपना देश अर्ध-औपनिवेशिक, अर्ध-सामंती देश होने की वजह से हमारी पार्टी दीर्घकालीन जनयुद्ध की रास्ता को अपना रही है, इसलिए हथियार छोड़कर शांति वार्ता करने का निर्णय लेना मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद का विरोध होने के साथ साथ हमारी पार्टी का राजनीतिक एवं सांगठनिक लाइन का भी विरोध होता है। इस पर मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि इनके जो आधार स्तंभ थे चालू मजूमदार, उन्होंने किस प्रकार से 8 दस्तावेज लिखे थे और उसके आधार पर सीपीआई माओवादी का ये स्थापना हुआ है, उनका ही आधार रहा है। हथियार छोड़ने का मतलब उसे दुश्मन को सौंपना होता है, आगे पत्र में लिखा है, और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण, सरेंडर होता है। दुश्मन को हथियार सौंपकर उन्हें सरेंडर होकर हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्यागने के नाम पर हथियारबंद संघर्ष को छोड़ देने का मतलब क्रांतिकारी पार्टी को सशस्त्रवादी पार्टी में बदल देना होता है। हथियारों को दुश्मन को सौंपकर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने से शहीदों को, देश की व्यापक जनता, उत्पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित सामाजिक समुदाय, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के लोग के साथ विश्वासघात करना होता है। यह प्रचंड जैसी आधुनिक संशोधनवाद और क्रांति के प्रति गद्दारी है। प्रचंड का नाम नेपाल में जो प्रचंड थे उनका ही जिक्र यहाँ इन्होंने किया है कि जिस तरह से नेपाल में प्रचंड ने गद्दारी करके चीजों का किया है, वैसा ही यहाँ पर संशोधनवाद है। इसीलिए हथियारों को दुश्मन को सौंपकर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो रहे सोनू की गद्दारी को सभी पार्टी सदस्य, सभी स्तर का पार्टी कमेटियां, जेल में बंद पार्टी सदस्य, नेतागण, क्रांति के हितैषी लोग तीव्र निंदा करने का हम अनुरोध कर रहे हैं। सोनू और उनका साथी लोग अगर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का हथियार को दुश्मन को सौंपने का अधिकार उन्हें नहीं है। इसीलिए उस हथियार को हमारी पार्टी को सौंपने का डिमांड कर रहे हैं। अगर सकारात्मक तरीका से नहीं सौंपने से उनसे जब्त करने के लिए पीएलजीए को हम निर्देशित कर रहे हैं। ये पार्टी के अंदर न केवल वैचारिक बल्कि सशस्त्र संघर्ष अब पार्टी के अंदर ही होने की बात दिख रही है। सोनू एक तरफ हथियार सामने जा रहे हैं, पार्टी दूसरी तरफ हथियार मांग रहे हैं। इस प्रक्रिया में झड़प होने की बात है और शायद यही वो पॉइंट है
जिस कारण की जिस प्रवक्ता ने 20 तारीख को इसे जारी किया था, उनकी 22 तारीख को उनकी हत्या हो जाती है। यही सवाल है महत्वपूर्ण कि क्या पार्टी के अंदर अब अंतर्विरोध खूनी संघर्ष में छिड़ चुका है? हथियारबंद संघर्ष को नकारने वाले सोनू हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्यागने की बात सिर्फ धोखेबाजी है। वह अपनाने वाले रास्ता संसदीय चुनावी रास्ता होगी। इसलिए यह नेपाली क्रांति की गद्दार प्रचंड द्वारा अपनाया गया नया संशोधनवाद होता है। मैंने पहले बताया नेपाल के प्रचंड से यहाँ पर जो बता रहे हैं ये हमारी पार्टी की बुनियादी लाइन बेसिक लाइन को नीतियों को प्रस्ताव को वचनबद्ध होकर देश दुनिया के राजनीतिक घटनाओं पर पार्टी का रवैया बताना, संघर्ष के लिए जनता का आह्वान देना, मीडिया प्रतिनिधि अभय का जिम्मेदारी। इस नीति का विपरीत रवैया अपनाने वाले सोनू को अभय के नाम से पत्र प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार नहीं है। ये जो अब तक रहा है, अभय के नाम से सोनू ही पत्र जारी करते रहे हैं। जिस तरह से यहाँ लिखा गया है इस विज्ञप्ति में कि सोनू को अभय के नाम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार नहीं है, इससे एक चीज लगता है कि अभय एक पद जैसा है और पदनाम जैसा है, जो कि अभय रहे, सोनू रहे या कोई भी व्यक्ति वहां पर रहे जो प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त होंगे, वे अभय के नाम से प्रेस बयान जारी कर सकते हैं। लेकिन अब सोनू जैसे जिनको गद्दार घोषित कर दिया गया है पार्टी की तरफ से, उनको यह अधिकार उनसे छीन लिया गया है कि अब आप अभय के नाम से प्रेस बयान जारी नहीं कर सकते हैं। शायद ये बहुत ही बड़ी अब चीजें की दिशा की ओर आगे लिखा हुआ है, केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी किए गए इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी संपूर्ण रूप से सहमत है। इस प्रेस विज्ञप्ति को दंडकारण्य में सभी जन संगठनों तक, सभी संगठन तक, जनता तक ले जाकर जनता को, सभी संगठनों को क्रांतिकारी आंदोलन में दृढ़ता के साथ खड़े करवाने का राजनीतिक सांगठनिक काम करने के लिए दंडकारण्य के सभी पार्टी सदस्यों को, सभी स्तर के पार्टी कमेटियों को, कमानों का हम आह्वान कर रहे हैं। ये इनका पत्र है। इसके बाद इनके पत्र में एक और जो छोटा सा है, चूंकि 3 पन्ने का पत्र है, तीसरा पेज में लिखते हैं कि अभी भी हमारा पार्टी शांति वार्ता के लिए तैयार है। इसलिए केंद्र राज्य सरकारों पर दबाव डालकर उसे शांति वार्ता के लिए सहमत कराने, देशव्यापी जुझारू जन आंदोलन खड़े करने के लिए नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के से तमाम जनता से हम अनुरोध कर रहे हैं। केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रतिक्रांतिकारी कगार युद्ध से अपनी पार्टी को, पीएलजीए को, तमाम क्रांतिकारी आंदोलन को हो रहे गंभीर नुकसानों से डरकर हथियारों को दुश्मन को सौंपकर दुश्मन को आत्मसमर्पण करने से शहीदों के प्रति, जनता के प्रति गद्दारी होती है। उस गद्दारी का तिरस्कार करते हुए, नकारते हुए, बदले हुए सामाजिक परिस्थिति के अनुसार पीछे हट की क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए बल संघर्ष, जनयुद्ध को जारी रखना ही अपना कर्तव्य है। क्रांतिकारी आंदोलन में पीछे हट हार और स्थायी ही है, आखिरी जीत जनता की होगी। इस पृथ्वी पर एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को लूटने का मौका न रहने वाली समाज के लिए हजारों सालों से बल संघर्ष चल रही है। इस बल संघर्ष का लंबा प्रस्थान यानी लॉन्ग मार्च, जीत हार अंत में जीत के दौर से गुजर रही है। इस महाप्रस्थान की आखिरी जीत इस पृथ्वी पर समाजवाद, साम्यवाद को स्थापित करने से होती है। इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन में घटित होने वाली पीछे हट हार से न डरते हुए अपने देश में, दुनिया में समाजवाद, साम्यवाद को स्थापित करने के लिए अपना हिस्से के तौर पर बल संघर्ष, जनयुद्ध को चलाते हुए आगे ले जाना ही अपना कर्तव्य, अपना मार्ग, अपना लाइन है। ये पत्र 2 लोगों द्वारा जारी किया गया है। पहला है क्रांतिकारी अभिवादन के साथ अभय,
प्रवक्ता केंद्रीय कमेटी भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और दूसरे हैं क्रांतिकारी दल के साथ विकल्प प्रवक्ता हैं स्पेशल दंडकारण स्पेशल जनरल कमेटी भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के। तो ये 2 लोगों का हस्ताक्षर जारी किया गया है। अभय, ये वो अभय नहीं है, अब उन अभय को हटा दिया गया है जो सोनू और उर्फ वेणुगोपाल के नाम से जो जारी करते थे। अब इनके जगह पर दूसरे प्रवक्ता आए हैं और सबसे गंभीर बात यह है कि विकल्प जिन्हें और अभय नाम पर जो प्रवक्ता सामने आए हैं, इन दोनों की संभवतः हत्या कल हो चुकी है। कल 2 सीसीएम की हत्या एक साथ हुई है और उनको किसी शेल्टर से उठाया गया है, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वहां पर किसी तरह का अन्य लोगों की शहादत नहीं हुई है। पिछले दिनों जिस मॉडर्न बालकृष्ण की हत्या हुई थी, उसमें उनके समेत 10 माओवादियों की हत्या हुई थी। लेकिन ये जो 2 केंद्रीय कमेटी के नेता एक साथ थे, इनकी हत्या जो है के साथ वक्त में सिर्फ यही 2 व्यक्ति थे और कोई नहीं थे। पूरा इनका दस्ता, इनका जो सशस्त्र बल था, वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। इससे एक चीज लगता है पता कि ये दोनों को हत्या जो है किसी शेल्टर से उठाया गया है और हत्या किया गया है। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर नारायणपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जब पहले आपसे बातचीत हुई थी तो उस समय दोनों की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब पहचान सुनिश्चित हो गई है। दोनों बड़े नक्सली थे। अगर नक्सल काडर की हम बात करें तो दोनों कहां स्टैंड करते थे और इनके मारे जाने से नक्सलियों को कितना बड़ा धक्का इससे लगेगा, कितना बड़ा झटका इससे लगेगा? जी, कहीं ना कहीं दोनों ही नक्सली 40-40 लाख रुपए के इनामी नक्सली रहे हैं और दोनों ही नक्सली सीसी मेंबर के तौर पर कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को जड़ों से मजबूत करने का कार्य करते रहे हैं। लगातार इनके नाम काफी चर्चाओं में रहे हैं। जिस प्रकार से कोसा दादा का जो नाम आ रहा है, वो बहुत लंबे समय से नक्सल संगठन के रूप में जुड़े रहे और लगातार नक्सल संगठन के लिए कार्य करते रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जो इनके साथ में एक और जो मेंबर है, सीसी मेंबर, वो मारा गया है, जिसका नाम रामचंद्र रेड्डी बताया जा रहा है, जिसको कट्टा दादा के रूप में पूरे क्षेत्र में जाना जाता था, राजू दादा के नाम से जाना जाता था। कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम जो है, ये दोनों जो बड़े नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ से AK-47 जैसे बड़े हथियार बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ SLR और BGL लॉन्चर बरामद किया गया है। निश्चित तौर पर नक्सलियों के मारे जाने से उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नक्सल साम्राज्य को जो है बड़ा नुकसान पहुंचा है और इससे नक्सलियों को और उस क्षेत्र में जो नक्सलियों की पैठ है वो कम होगी। और पुलिस जो जिस प्रकार से लगातार कार्य कर रही है 30 मार्च 2026 के मिशन को लेकर, वो लगातार कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। आकाश, एक ऑपरेशन की जो नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है, इसकी एक खास बात मैं यहां पर देख रहा हूं कि पिछले अगर 10 से 15 दिन की ही मैं बात करूं तो कई बड़े इनामी नक्सली इसमें मारे गए हैं और उस लेवल पे मारे गए हैं जिसको हम लीडरशिप लेवल कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो लीडरशिप लगातार ऑपरेशन के दायरे में आ रही है नक्सलियों की, इसका टूटना एक प्रकार से नक्सलवाद की कमर टूटने के बराबर है और एक बिखराव यहां पर देखा जा सकता है? हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे नक्सली हों जो सरेंडर के लिए आ गए हैं, जो मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आ गए हैं। जी, लगातार जिस प्रकार से पुलिस टीम कार्य कर रही है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कार्य कर रही है, लगातार देखा गया है नक्सल जो संगठन के टॉप लीडर है वो ढेर किए जा रहे हैं। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, नारायणपुर में ही नीति को ढेर किया गया था, नारायणपुर में ही बसवा राजू जैसे को ढेर किया गया था, चलपति को ढेर किया गया, इधर जोगन्ना की बात करें, जोगन्ना को ढेर किया गया। इस प्रकार से बड़े जो नक्सली काडर है, कहा जाए तो नक्सलियों के जो शीर्ष है उसको काटने का प्रयास किया गया है और लगातार जिस प्रकार से नक्सल संगठन के जो सर को है उस पूरी तरीके से काटने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा, जिसका ही नतीजा रहा है कि लगातार अब तक के नारायणपुर और पूरे छत्तीसगढ़ खास करके बस्ती 2 प्रवक्ता जो अभय नाम से जारी किए हैं इस पत्र को, वो और विकल्प नाम से जो जारी किए हैं दंडकारण स्पेशल जनरल कमेटी, दोनों की हत्या हो चुकी है कल। और इससे एक चीज और पुख्ता होता है कि अभय कि चूंकि अब अभय को पार्टी ने आदेश दिया है हथियार जमा करने का, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब इसी रूप में उनका आया है कि आप हमको ये आदेश नहीं दे सकते हैं, अगर आदेश देंगे तो आपको मार डालेंगे। तो मतलब ये हो गया कि अब ये पार्टी के अंदर में अब ये जो शांतिपूर्ण 2 लाइन्स स्ट्रगल की बातें यहाँ कर रहे थे, वो अब खूनी संघर्ष में बदल गया है। अब अमित शाह के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है,
बस दोनों के आपसी संघर्ष से मजे लूटने की बात बन गई है। दोनों आपस में कटमट लड़ेंगे मरेंगे, और ये लड़ाई जो है अब अभय बनाम सीपीआई माओवादी हो चुका है। पहले छोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे जो कि आपको इसको लेकर के डीआरजी बनाया गया था। अब जो है ये बड़े लीडर्स जो हैं वो मिल करके जो है अब पार्टी को खत्म करने की बात चल रही है। अगर अमित शाह के बात को ध्यान दें और इस अभय के साथ जो चीज चल रही है अभी, इस पर गौर करें अगर हम, तो इसमें एक चीज लगता है कि 7 मई को, इस पत्र के अनुसार 7 मई को कहीं न कहीं हथियार छोड़ने के बाद, शांति करने के बाद बासव राज जो महासचिव थे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो उनको जब बातचीत दूसरे लोगों से हुई तो संभवतः वो अपना मन बदल लिए और संघर्ष जारी करने की बात किए। शायद इसीलिए बासव राज की भी हत्या हुई है। और बासव राज की जब हत्या होती है तो सोनू तथा को जो वेणुगोपाल हैं, इनको उम्मीद रहा होगा कि चूंकि वरिष्ठ हम ही हैं, तो हम ही जो है पार्टी के महासचिव बनाए जाएंगे। और अगर पार्टी के महासचिव बनेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हम पार्टी को 31 मार्च 2026 तक में पूरे भारत से समाप्त कर देंगे, क्योंकि महासचिव ये बन जाएंगे तो पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश को लेकर के जो है पूरी पार्टी को ये सरेंडर करने की दिशा में मूव कर पाएंगे। लेकिन पार्टी ने इस दरमियान जो एक गतिविधि की वो ये कि बासव राज की जगह पर इन्होंने देव जी को पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया, जिस कारण की सोनू का जो अभियान था जो लगभग साल 1.5 साल से चल रहा होगा, क्योंकि अमित शाह के इसी साल 1.5 साल के अंदर में जो है बड़े पैमाने पर 500-600 माओवादी कैडर मारे गए, हजारों ने सरेंडर किया, हजारों जेल गए। तो ये जो है अभियान अभय के द्वारा किया गया था, और जो कोई अभय के रास्ते में सामने आए उन सब की एक एक करके हत्या कर दी गई। जो लास्ट में जो बयान दिए थे अभय और विकल्प के नाम से जो 2 प्रवक्ता, उनकी भी हत्या अगले ही दिन कर दी गई है। तो इससे एक समझ सामने में आता है कि अब जो कुछ भी होना है अब वो हिंसक चीजें हो रही है। जो पार्टी के अंदर अंतर्विरोध का मसला चल रहा था, जो शांतिपूर्ण अंतर्विरोध होता है 2 लाइन स्ट्रगल में, अब वो हिंसक स्ट्रगल में तब्दील हो चुका है। अभय पार्टी के कितने ये पूरी चीजें यही कारण है कि अभय के ही अभय, और ऐसा इससे एक चीज और प्रतीत होता है अगर किसी घटनाक्रम को ध्यान से देखें अगर, तो वो ये कि सीपीआई माओवादी के जो पीबी मेंबर रहे हैं अब सोनू या वेणुगोपाल, उनका अमित शाह के साथ कोई न कोई गठजोड़ लग रहा है। शायद यही कारण है कि अभय ने पहले अपनी पत्नी को सरेंडर करवाया, फिर अपनी भाभी सुजाता को सरेंडर करवाया, और उसके बाद जो है पूरी कैडर को, पूरी पार्टी को तोड़ करके अब निकलने की तैयारी ये कर रहे हैं। पार्टी इन चीजों से कैसे निपटती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चीज तो साफ हो गया है कि अमित शाह के जो प्लान था 26 मई 2026 तक पार्टी को समाप्त करने का, शायद कहीं न कहीं उसका पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये जैसा कोई प्लान के अनुसार ऐसा लगता है कि अगर बासव राज के बाद अगर अभय का नियुक्ति होता महासचिव, अभय मतलब वेणुगोपाल, सोनू की नियुक्ति होती है अगर महासचिव के पद पर, तो अमित शाह के लिए रास्ता बहुत ही आसान होता और बस एक घोषणा होनी थी और पूरी पार्टी सरेंडर कर जाती। लेकिन देव जी की नियुक्ति अभय के रास्ते में रोड़ा बन गया। यही कारण है कि अब अभय को खुल करके अब प्लेटफॉर्म पर खेलना पड़ रहा है और अपनी गद्दारी का नया इनाम, नया मतलब सरताज, नया एक मील का पत्थर कायम कर रहे हैं। हजारों लोगों की हत्या और उनके जेल में गिरफ्तारी, या फिर इसके पार्टी कैसे निपटेगी, अभय सोनू के जो मामला था उसको कैसे देख पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चीजें साफ जाहिर हुई है वो ये हुई कि इससे देश की जनता को भारी नुकसान हुआ है, सरकार को भी कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। और क्योंकि अभय अगर खुल करके सामने नहीं आते, अगर वो दो पत्र जारी नहीं करते अगर, तो निश्चित तौर पर अमित शाह के लिए ये रास्ता और डगर और आसान होता है। तो निश्चित तौर पर जो चीजें दिख रही है वो यही दिख रही है कि अब जो है अमित शाह के लिए भी उतनी ही मुश्किलें खड़ी हो गई है, बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है, जितनी बड़ी मुश्किलें अब देश की जनता के लिए सामने खड़ी हो गई है। ये देव जी का सचिव के पद पर जो
पदस्थापन हुआ है, नियुक्ति हुआ है, इसने जो है अभय के अरमानों पर पानी फेर दिया, तो अमित शाह के भी अरमानों पर पानी फेर दिया। इसे निश्चित तौर पर इसे और साफ-साफ दिखता है, वो यही दिखता है जो मैंने पहले ही बताया आपको। अभय अभय नहीं बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभय का वक्त हटा दिया गया है। सोनू वेणुगोपाल जो हैं, उनके साथ अमित शाह का एक गठबंधन था, एक गठजोड़ था। यही गठजोड़ था जो अमित शाह को वो साहस प्रदान किया था कि ये 31 मार्च 1926 तक माओवाद को भारत से समाप्त कर देंगे। हथियार के बल पर तो समाप्त करना असंभव था। बहुत से लोग हंसते भी थे इस बात पर भी कि अमित शाह ये घोषणा कैसे कर पा रहे हैं। लेकिन अब जाके सच्ची सामने आई है कि सचमुच में अगर देवगिरी की महासचिव पद पर नियुक्ति ना हुई होती, अगर महासचिव बसवराज के महासचिव बनने की शहादत के बाद अगर सोनू या वेणुगोपाल महासचिव बनते तो निश्चित तौर पर यह डगर आसान होता अमित शाह के लिए। और उस लिहाज से देखा जाए तो अमित शाह का घोषणा ठीक ही था। 31 मार्च 1926 कौन कहे, ये तो 25 के पहले ही 25 के अंत होते होते ही समाप्त हो जाता। जिस तरह से कि सोनू ने, वेणुगोपाल ने सरेंडर करने की बात किया। लेकिन एक चीज़ और इसमें है, जिस तरह से कि पार्टी ने अपने प्रेसक्रिप्शन जारी किया है कि हथियार सोनू को रखना होगा, पार्टी को जमा करना होगा। तो अब सोनू ने जिस तरह से 2 लोगों की हत्या किया है, करवाए हैं, राजू और ये उर्सा गुरेंडी, जिसको नाम कोसा नाम से जिनको जाना जाता है, इन्होंने ही जो है पहला बार राजकारण में पार्टी को लाया भी था। तो इनकी हत्या बहुत कुछ कहती है। अब टक्कर दोनों के लिए मुश्किल है, सोनू के लिए भी और अमित शाह के लिए भी। पार्टी किस तरह से चीज़ों को देखती है, यह समझने की बात होगी, भविष्य की बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ये साबित हो जाता है कि अभय ने ही तमाम लीडर्स की हत्या करवाए हैं, अभय ने ही चलपति जैसे, बसवराज जैसे, बालकृष्ण जैसे और अब कोसा और जैसे लोगों की हत्या करवाने में इनकी भूमिका रही है, जासूसी करने का काम किए अगर ये हैं, तो निश्चित तौर पर विश्व के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी आंदोलन के लिए सबसे बड़ी सबक होगी कि पार्टी के केंद्रीय कमेटी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर भी इस तरह की गद्दारी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और यह दुनिया के तमाम क्रांतिकारी लोगों के लिए, पार्टियों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक होगा, क्योंकि ऐसी अद्भुत घटना, ऐसी अद्भुत गद्दारी आज तक कहीं भी नहीं देखी गई है। आइए देखते रहते हैं क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।